हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं लेके आया हूँ पार्ट 3 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने लास्ट के दो पार्ट्स में बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स की बात करी। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एसेट्स के बारे में। इस बार हम बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज, जैसे हमारे पास एसेट्स क्रिएट होती हैं जिनसे हम अपना बिजनेस करते हैं, उसी हिसाब से हमारे पास लायबिलिटीज भी होती हैं। बट लायबिलिटीज होती क्या है? लाइबिलिटीज हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, या एक उधार पैसा है जो एंटरप्राइज को देना है, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में। ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि हमें लाइबिलिटी क्रिएट क्यों हुई है, ठीक है, और हमें किस लिए किसका पैसा वापस करना है। जिसको हमें पैसा वापस करना है वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, या वो एक कंपनी है, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटीज को हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। बट अगर हम समझे ओवरऑल लाइबिलिटीज होती क्या है, तो वो क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है वो बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है या एक डेट है जो एंटरप्राइज को आने वाले समय में पे करना है। ठीक है, आगे समझते हैं तो और क्लियर होगा। हम डिवाइड करते हैं अपनी लाइबिलिटीज को दो पार्ट्स में, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज लाइक एसेट्स। सो वही यहाँ पे हमारा फंडा चलेगा, एक साल वाला। जो भी लाइबिलिटीज हमें पे करनी है एक साल के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, उन हम क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब ऐसा पैसा जो हमें एक साल के अंदर पे करना ही करना है, हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते, राइट। सो उसमें क्या आएगा हमारे पास? अगर हमने उधार सामान खरीदा है किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी सप्लायर से, किसी भी कंपनी से, ठीक है, तो मुझे वो पैसा वापस करना पड़ता है मोस्टली 15 डेज में, 30 डेज में, और मैक्सिमम 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर। उससे ज्यादा हम डिले नहीं कर सकते, राइट। या अगर मुझे कोई सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज की, अपने वर्कर्स की, ठीक है, तो उसको मैं ज्यादा डिले नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब तक वो पैसा डिले होगा, जब तक वो पैसा मैंने नहीं दिया, वो क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बिजनेस में कोई काम कराया रिपेयर का, ठीक है, और अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है रिपेयर की, तो जब तक पेमेंट नहीं हो जाती रिपेयर की, वो आपके लिए क्या रहेगी? करंट लायबिलिटीज। बट करंट लायबिलिटीज क्यों? क्योंकि आप जो आपने रिपेयर कराया है, ठीक है, उसको ऑब्वियसली बात है आप कुछ डेज में या कुछ महीने में पेमेंट कर देंगे। आप एक साल से ज्यादा पैसा रोककर अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जो भी ऑब्लिगेशन या जो भी डेट आप एक साल के अंदर आपको पे कर देते हैं या करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। और इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है। अब ये क्या होता है वो हम समझेंगे आने वाले भाग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। तो सेम है, ये भी हमारी ऑब्लिगेशंस है, हमारे डेट्स हैं, बट इनको हम पे करते हैं एक साल के बाद। जो भी लायबिलिटी, जो भी ऑब्लिगेशन हमें पे करने हैं एक साल के बाद, उसे हम कहाँ डालेंगे? उसे हम डालेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 7 साल के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा टाइम है पेमेंट का वो क्या है? आफ्टर 1 ईयर, मतलब वो जो लाइबिलिटी है वो पे की जाएगी, ठीक है, एक लंबे समय के बाद, जो कि एक साल से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर सिर्फ एक साल रह जाता है आपकी लाइबिलिटी का पे करने के लिए, ठीक है, वो क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटीज। पहले 5 साल थे, फिर 4 साल हुए, फिर 3 साल हुए, फिर 2 साल हुए, फिर एक साल हुआ। जब लास्ट का एक साल बच जाएगा, तो वो जो आपकी लाइबिलिटी है नॉन करंट, वो क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी। तो ये बात भी हमें ध्यान देनी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और आ सकता है हमारे पास। ये एग्जांपल हमारा बनता है कंपनी के केसेस में। जहां कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी जो है पब्लिक को डिबेंचर इशू कर सकती है, और डिबेंचर हमेशा लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, ठीक है। तो जो हम पैसे वापस करेंगे लोगों को कब करेंगे? उस लंबे समय के बाद ही करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो भी ऑब्लिगेशन है या जो भी हमने पैसा उधार लिया है, ठीक है, जिसको हम पे करेंगे एक साल के बाद, उसे हम कहाँ पे काउंट करेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आप यहाँ पर एक साल का टाइम लेकर चलेंगे करंट और नॉन करंट को डिफाइन करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं।
उसके बाद एक आता है बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी, दैट इज कंटीजेंट। हालांकि मैंने पहले बोला कि इसको हम डिवाइड करते हैं करंट में और नॉन करंट में, फिर ये कहाँ से आ गया कंटीजेंट लायबिलिटी। एक्चुअली ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ये लायबिलिटी एक बिजनेस के ऊपर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि ये डिपेंड करती है फ्यूचर में होने वाले इवेंट पर। अगर वो इवेंट हुआ तो लायबिलिटी, ठीक है, मतलब जो इवेंट होगा फ्यूचर में उसका जो आउटकम आएगा वो कैसा आता है। अगर आउटकम आपके फेवर में आया तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, बट अगर आउटकम आपके फेवर में नहीं आया तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक तो हमें ये नहीं पता है कि लायबिलिटी क्रिएट होगी भी या नहीं होगी, इसकी भी सर्टेनिटी नहीं होती। दूसरा, अमाउंट कितना होने वाला लायबिलिटी का हमें ये भी एग्जैक्ट नहीं पता होता। तो ये दो कारण है, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट। पहला कारण क्या, कि लायबिलिटी क्रिएट होगी भी या नहीं होगी हमें श्योर नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि फ्यूचर का जो इवेंट होने वाला है उसका आउटकम क्या रहेगा, फेवर में होगा या हमारे अगेंस्ट होगा। दूसरा, अगर लायबिलिटी क्रिएट होती भी है तो कितना अमाउंट है जो हमारे ऊपर आएगा, जो हमारे लिए एक बर्डन क्रिएट करेगा। तो ये दो ही कारण है जो इसे क्या बनाते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस लायबिलिटी को हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करते ही नहीं है, क्योंकि ये लायबिलिटी अभी तक कंफर्म नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इसे दिखाते हैं अपने फुट नोट में या फिर नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है ना। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कहाँ पे आती है मेरे, ये मेरे फुट नोट में या फिर मेरे नोट्स टू अकाउंट में आती है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी दिखती है बैलेंस शीट के बाहर। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं आपके इंटरव्यूज वगैरह में या एग्जाम में। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं समझाने के लिए, अगर मान लो कि किसी भी बिजनेस पे, किसी कंपनी में कोई लीगल केस हो रखा है, ठीक है ना, और वो केस चल रहा है अभी भी। ठीक है। अब वो केस का आउटकम क्या आने वाला है, जो जो केस का आउटकम आएगा वो आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट में आएगा। अगर फेवर में नहीं आया तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा उस पार्टी जिसने आपके ऊपर केस किया हुआ है। राइट, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, जो भी वारंटी और गारंटी आप लोग देते हो अपने कस्टमर्स को, तो कितने लोग फ्यूचर में आने वाले हैं जो गारंटी या वारंटी क्लेम करेंगे, आपको उसका एक नंबर नहीं पता पहले से। ठीक है। जब वो क्लेम आ जाएगा तब क्या बनेगी आपकी वो लायबिलिटी, क्योंकि आपको अमाउंट पता होगा कितने लोगों ने वारंटी या गारंटी के लिए क्लेम किया और आपको कितना पेमेंट उन कस्टमर्स को करना है। बट जब तक नहीं पता आपके लिए क्या रहेगी, वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी। आई होप मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए लायबिलिटी से, जैसे है क्रेडिटर्स। राइट। तो कौन है क्रेडिटर्स, जिससे बिजनेस उधार सामान खरीदता है या कोई सर्विसेज उधार लेता है। राइट। तो जब भी हम कोई, जैसे मान लो कि आपका बिजनेस है, ठीक है, टेक्सटाइल का, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गारमेंट्स वगैरह की। राइट। आप कपड़ा खरीदते हैं, आप फैब्रिक खरीदते हैं। तो जो आप फैब्रिक खरीद रहे हैं सप्लायर से, ठीक है, आप उसको तुरंत पेमेंट नहीं करते हो। आप बोलते हो अभी अभी मैंने सामान खरीदा है, अभी ये बनेगा फिर बिकेगा, तो टाइम लगता है पैसा आने में। तो मैं आपको पैसा 20 दिन बाद, 30 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है ना। तो अगर मानो कि जो बिजनेस ए है उसने सामान खरीदा है बिजनेस बी से, ठीक है, तो क्या होगा, बिजनेस ए के लिए बिजनेस बी क्या होगा, एक क्रेडिटर, क्योंकि जो ए है उसे क्या करना है, बी को पेमेंट करनी है। राइट। तो जो जिसने भी सामान खरीदा है उधार, उसके लिए जो बिजनेस बी है वो क्या होगा, एक क्रेडिटर होगा। ठीक है। अब वो जो हमारा बी है वो एक हो सकता है एक कंपनी का, एक कंपनी हो या वो एक इंडिविजुअल सप्लायर हो। समझ गए। तो वो कोई इंसान या कोई एंटिटी भी हो सकती है। बट सिंपल सी बात ये है कि जब हम उधार सामान खरीदते हैं और हमें आने वाले 1 साल के अंदर उसकी पेमेंट करनी होती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिटर्स। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, क्रेडिटर टर्म हम तभी यूज करते हैं जब हम अपने गुड्स परचेज करते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आपका बिजनेस टेक्सटाइल में है, मतलब आप गारमेंट्स बनाते हो, तो जो भी आप फैब्रिक खरीदोगे उधार, ठीक है,
और जिनसे आपने खरीदा होगा फैब्रिक उधार, वो क्या बनेंगे आपके क्रेडिटर्स। अगर आप कुछ और चीज खरीदते हो उधार अदर देन योर गुड्स, उसको हम क्रेडिटर्स में काउंट नहीं करेंगे। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेज कर लिया एक लैपटॉप अपने ऑफिस के लिए, ठीक है ना, आप पेमेंट बाद में करने वाले हो, तो वो आपके क्रेडिटर्स नहीं है। आप क्या लिख सकते हो उसके लिए? क्रेडिटर्स फॉर लैपटॉप, क्रेडिटर्स फॉर कंप्यूटर, बट नॉट ओनली क्रेडिटर्स। अगर जब टर्म आता है क्रेडिटर्स का, इसका मतलब क्या है कि ये उन्हीं लोगों के लिए जिनसे हमने अपने गुड्स खरीदे हैं। समझ गए? अपने बिजनेस को रन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या सर्विसेज रेंडर करने के लिए। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक कॉमन टर्म है किस चीज के लिए? करंट लायबिलिटी के लिए। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेटर्स। अब ये लायबिलिटी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिमिलर था क्रेडिटर्स, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप उधार माल बेचते हैं, जो सामान आप बना रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आप क्या बना रहे हो, आप टेक्सटाइल में हो, आप क्या बना रहे हो? गारमेंट्स। तो जो गारमेंट्स आपने बनाए हैं, आप क्या करोगे? आप उसको बेचोगे। आप उसको बेच सकते हो डायरेक्टली कस्टमर्स को, या बेच सकते हो होलसेल के अंदर। ठीक है? तो जिनको भी आप बेच रहे हो, अगर आपको पैसा तुरंत नहीं मिल रहा है, आपको कुछ दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, ठीक है ना, तो जिन भी लोगों ने आपसे उधार सामान खरीदा है, मान लो XYZ, ठीक है ना, तो ये जो XYZ क्या होंगे आपके लिए? डेटर्स होंगे। क्योंकि आने वाले समय में क्या करेंगे? दे विल मेक द पेमेंट। वो क्या करेंगे? आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है? तो जब तक वो लोग आपको पेमेंट नहीं कर देते, उन्हें आप क्या बोलोगे? डेटर्स। की XYZ आपके लिए क्या है? डेटर्स है। अब ये जो XYZ कौन है? ये हो सकता है कोई कस्टमर हो, इंडिविजुअल, या क्या हो सकता है, ये एक बिजनेसमैन हो, या कोई कंपनी हो जिनको आपने अपना सामान बेचा है। बट बेचना क्या है? जिसका आप बिजनेस करते हो। ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया उधार, और पैसे अभी तक नहीं मिले, तो उसके लिए हम डाटा टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है? और ये भी क्या है? करंट है। जैसे मैंने कल बताया, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो भी हम अपने किसी भी एसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के अंदर, कैश के अंदर, विद इन 1 ईयर, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ठीक है ना? तो हम डेटर्स को 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जिसको भी हमने उधार सामान बेचा है, वो हमें मैक्सिमम 1 साल के अंदर पैसा दे ही देगा। उसका डिले तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। इसीलिए जो डेटर्स है हमारे लिए क्या है? वो एक करंट एसेट है। तो डेटर और क्रेडिटर बेसिकली क्या है? ये एक ही कॉन्सेप्ट है, बट ये पर्सपेक्टिव है आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है? अगर आपने उधार सामान खरीदा है, ठीक है, तो आप आपके लिए क्या क्रिएट होंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है? लेकिन अगर आपने उधार सामान बेचा है, तो आपके लिए क्या क्रिएट होंगे? डेटर्स। ठीक है? तो एक आपके लिए क्या है? लायबिलिटी, एक आपके लिए क्या है? एसेट्स। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे आता है बिल्स पेबल। ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि बिल्स पेबल का मतलब क्या है। तो उससे पहले आप समझें कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, वो हमको बोलते हैं कि भाई आप हमारी पेमेंट कर दो। ठीक है? और हम कहते हैं कि हम पेमेंट कल कर देंगे, परसों कर देंगे। ठीक है? और हम टालते रहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे करेंगे। ठीक है? तुमको लगता है कि यार ये तो पेमेंट कर ही नहीं रहे, ये तो हमेशा टाल रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि एक काम करो, कि हम लिख रहे हैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज। वो क्या है? एक लीगल पेपर है, जिसपे जिसने हमें उधार सामान बेचा है, वो हमको बोलता है उस पेपर के अंदर कि आप मुझे पेमेंट करेंगे 2 महीने बाद इस पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है ना? और इतना अमाउंट पे करेंगे, और आप इसको साइन कर दो। ठीक है? अब क्योंकि वो एक लीगल पेपर है और मैंने साइन कर दिया, तो मेरे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि मुझे पेमेंट करनी ही है। ठीक है ना? तो जब मैं इसको साइन कर देता हूँ, तो मेरे को क्या बन जाता है? बिल्स पेबल। ठीक है ना? तो जिसने मुझे उधार सामान बेचा है, वो मुझसे पैसे लेना चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ताकि मैं और डिले ना करूं। तो एक हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? वो उसको लेकर मेरा नाम लिखकर खुद साइन करता है, और मुझे साइन कराएगा कि हाँ भाई आप साइन करो कि आप मुझे पेमेंट उस पर्टिकुलर डेट को कर दोगे। और जब मैंने साइन कर दिए, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं उसकी पेमेंट टाइम पर कर दूं, क्योंकि अगर मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, तो वो एक लीगल इशू बन जाता है मेरे लिए। ठीक है? तो इसलिए हम
अवॉइड करते हैं कि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे हम डिसऑनर ना करें। ठीक है। तो अब जब मैंने वो साइन कर दिया वो पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज, वो मेरे लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। ठीक है। अब तक वो मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर। ठीक है, वो मेरे लिए क्या बन चुका है, बिल्स पेबल। तो जब भी कोई क्रेडिटर मुझसे साइन करा लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। तो उसका नाम हम कहाँ से काट देंगे, क्रेडिटर्स, और कहाँ डाल देंगे, बिल्स पेबल में। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, जो बिल रिसीवेबल है वो इसी का ही कनेक्टेड पार्ट है, अगर मैं देखूं फ्रॉम अनदर साइड। ठीक है ना, अगर मैंने, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज कर दिया, साइन कर दिया, और मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी जो टाइम लिखा है उस पेपर के ऊपर। ठीक है। अगर मैं बात करूं जिसने मुझसे वो साइन करवाया है वो पेपर, ठीक है, वो क्या लिखेगा अपने बुक्स के अंदर, बिल रिसीवेबल। ठीक है ना। अगर मैं समझाऊं दोबारा से, कि आपने अगर उधार सामान बेचा है किसी को, मान लो बी को बेचा है, और बी से आप पैसे मांग रहे हो, बट बी आपका पेमेंट नहीं कर रहा है, वो भी यही कर रहा है कि मैं कल दूंगा परसों दूंगा, और वो डिले कर रहा है। तो आपने भी क्या किया, आपने भी उसके नाम से एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट कर लिया, साइन कर दिए, और उससे भी साइन करवा लिए। ठीक है। तो अब मुझे पैसा लेना है उससे, और उसने साइन कर भी दिए हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये बिल रिसीवेबल, कि मुझे पैसा मिलना है। ठीक है। और वो क्या लिखेगा अपने बुक्स के अंदर, बिल्स पेबल। तो बेसिकली बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। जो लिख रहा है उसके लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वो उसके लिए क्या है, बिल्स पेबल। तो अगर आपको पैसे लेने हैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज से, तो आप लिखेंगे बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर आपको पेमेंट करनी है उस ब्याज, उस बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आपके लिए क्या बनेगा, वो बिल्स पेबल बनेगा। ठीक है। और ये क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जनरली 2 महीने, 1 महीने, ठीक है, या 3 महीने, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, एक आपके लिए करंट लायबिलिटी या करंट एसेट है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, और एक और बड़ा जो एक टर्म है जो आपको आगे भी आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा, दैट्स कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बैंक के अंदर, सेविंग नहीं, वो ओपन करते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर क्या मिलती है, बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। ठीक है, बैंक से किसको, बिजनेसमैन को या कंपनी को, जो भी अपना अकाउंट खुलाता है। तो उसमें एक सर्विस क्या होती है, कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर पैसे कम है बिजनेसमैन के अकाउंट में, राइट, बट उसने कोई पेमेंट करनी है इंपॉर्टेंट, और उसने एक चेक साइन करके दे दिया अपने किसी सप्लायर को, और पैसे कम है, तब भी जो बैंक है वो पेमेंट कर देगा, क्योंकि ये एक करंट अकाउंट है, और उस कंपनी ने या उस बिजनेसमैन ने वो सर्विस ले रखी है। ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं 70,000। ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन ने, या कंपनी कितनी पेमेंट कर दी अपने सप्लायर को, 1 लाख की। अब अमाउंट पड़ा है 70,000, और कितनी पेमेंट कर दी, 1 लाख। तो ऑब्वियसली बात है, ये पेमेंट कैसे होगी, बट ये एक करंट अकाउंट है, और ये फैसिलिटी होती है, तो बैंक जो है वो पेमेंट पूरी कर देगा 1 लाख की, और उस चेक को बाउंस होने नहीं देगा। ठीक है। तो क्या होता है कि इससे चेक बाउंस होने से बच जाता है। ठीक है। और जो कंपनी है या जो बिजनेसमैन है उसकी जो गुडविल वो भी खराब नहीं होती है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, उस बिजनेसमैन के अकाउंट में या उस कंपनी अकाउंट में कितने पैसे आ गए, -30,000। तो वो जो 30,000 है वो क्या है, वो एक नेगेटिव अमाउंट हो गया, क्या हो गया, माइनस का अमाउंट हो गया। अब ये एक लाइबिलिटी बन गई हमारे लिए, क्या बन गई, हमारे लिए मतलब बिजनेसमैन के लिए, कंपनी क्या बन गई, एक लाइबिलिटी। मतलब अब उस बिजनेसमैन को क्या क्या करना है, एक टाइम पीरियड के अंदर क्या करना है, उस पैसे को जमा कराना जितना पैसा कम पड़ा था। तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो जब आपका पैसा प्लस में होगा तो क्या बोलेंगे, हमारे लिए एसेट है। बट अगर वो क्या बन जाए, नेगेटिव, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। और ये तब तक रहेगा ओवरड्राफ्ट जब तक कि आप उस अमाउंट को फुलफिल ना कर दे, मतलब जमा ना करा दे, और वो पॉजिटिव अमाउंट ना बन जाए। ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि अगर आपको अपने नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हो इसका वीडियो को पॉज करके।
ठीक है। अगर कोई भी और आपको वीडियो देखनी है किसी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। बाय।